Hello, guys. Welcome to Study Master. This is the series on Indian polity. और आज की हम वीडियो में आगे के हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले पार्ट में देखा था हमारे फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स और राइट टू इक्वालिटी। इस वीडियो में हम आगे के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। इसमें जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट। आर्टिकल 19 ये गारंटी करता है कि जितने भी सिटीजन हैं उनको ये 6 राइट्स मिलने चाहिए। अब ये 6 राइट्स कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ओरिजिनली आर्टिकल 19 में हमारे पास पहले 7 राइट्स थे, बट एक जो राइट था, राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमारा डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब ये राइट्स हमारे कहाँ कहाँ पे और किस किस को अवेलेबल है? ये राइट्स हमारे सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और हमारे किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी अवेलेबल है। बट किसको नहीं है? ना तो ये फॉरेनर्स को अवेलेबल है और ना ही कोई लीगल पर्सन्स को अवेलेबल है, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई कॉरपोरेशन हो गई। बट हाँ, उन कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज़रूर ये राइट्स हमारे अवेलेबल हैं। अभी जो 6 राइट्स हमें दिए गए हैं, ये हमें सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसके अगेंस्ट? ओनली स्टेट एक्शन के अगेंस्ट। यानी कि स्टेट के अगेंस्ट हम ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक बड़ी स्टेट में जाते हैं, बैंगलोर में गए, वहाँ पे हमने कोई घर रेंट पे लिया, तो जो रेंट का ऑनर था उसने हमसे थोड़ा ज़्यादा रेंट हमने वसूलने की कोशिश की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा राइट था कि हम कहीं भी जाके रिजाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं, वो हमारा वॉयलेट हो रहा है। क्योंकि वो जो घर है वो उसकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर उसका एक इंडिविजुअल राइट है, वो जितना मर्जी रेंट रख सकता है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, फिर चाहे हम उसको दें चाहे ना दें, चाहे वो अपना घर हमें रेंट पे दे चाहे ना दे, वो उसका क्या है? वो इंडिविजुअल राइट है। तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस या एंड सेटलमेंट वाला राइट जो है वॉयलेट हो गया है। इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये हमें स्टेट एक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ना कि किसी इंडिविजुअल एक्शन के। अब इन 6 राइट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला हमारा राइट क्या था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस राइट में कहा गया है कि हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने बिलीफ या अपने कन्विक्शन को एक्सप्रेस कर सकता है। अब वो एक्सप्रेस कैसे करेगा? चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ से, यानी कि वर्ड से एक्सप्रेस करे, चाहे राइटिंग से करे, प्रिंटिंग से करे, या कोई पिक्चर या किसी भी फॉर्म में वो उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें इंक्लूड्स कर सकती हैं। वो क्या 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 चीज़ें हैं? पहले, राइट टू प्रोपोगेट वन व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर, कि हम किसी के व्यू को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रेस का फ्रीडम है, हम कुछ भी प्रेस में हम क्या है, जो चीज़ें हमें पता है, जो चीज़ें फैक्ट है, वो हम पब्लिश कर सकते हैं। कोई भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। किसी भी हमें राइट है कि हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को भी अगर कोई टैप कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं। सपोज हमारी कोई पर्सनल कन्वर्सेशन है हमारे रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, तो हमारे पास ये राइट है कि कोई भी हमारी कन्वर्सेशन को टैप नहीं कर सकता। ये राइट दिया गया है कि टेलीकास्ट करने का, राइट टू टेलीकास्ट। गवर्नमेंट के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मोनोपोली नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। हमारे पास राइट है राइट अगेंस्ट बंद। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बंद किया है, मतलब उसको कोई स्ट्राइक कर दी है, तो उसके खिलाफ हमारे पास राइट है कि हम उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते हैं। हमारे पास राइट है कि हम कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं। हम किसी चीज़ पे साइलेंस रह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। मीन्स कि हमारी मर्जी, हम किसी टॉपिक पे चाहे तो ना भी बोलें अगर हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग हो गया, बट नॉट राइट टू
स्ट्राइक, इसमें ये कहता है कि आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और पिकेटिंग कर सकते हो, मतलब कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही, पर आप उसके खिलाफ स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये हमें स्ट्राइक का राइट नहीं देता है। अब क्या है, अब इस फ्रीडम में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ये पावर स्टेट के पास है कि वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के राइट पे। अब ये किस बेसिस पे लगा सकती है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के कहीं वो वॉयलेट ना हो जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कहीं पे हमारी अगर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा लग रहा है तो वो हमारा ये फ्रीडम को क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। कोई हमारा फ्रेंड रिलेशन ना खराब हो जाए फॉरेन स्टेट के साथ, ठीक है, कोई पब्लिक ऑर्डर है, कोई डिसेंसी और मोरालिटी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, डिफेमेशन हो रही है, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि हमने कुछ अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा ना कोई बोल दे कि जिससे दंगे भड़क जाए, कोई ऑफेंस होने की इंसाइटमेंट हो, ठीक है, उस केस में इन ग्राउंड्स पे क्या है, जो स्टेट हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें चाइना की हेल्प करनी, अगर हमें चाइना से डील करने के लिए हमें यूएसए की हेल्प चाहिए, ठीक है, बट इंडिया में क्या हो रहा है, कोई एक ऐसा ग्रुप है या कोई ऐसा तबका है जो यूएसए के प्रेसिडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि यूएसए के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन खराब ना हो ताकि वो चाइना से डील कर सके। उस केस में क्या है, गवर्नमेंट जो है हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप भी स्पीच और अपने एक्सप्रेशंस पे रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे क्या हो, फ्रेंडली रिलेशन खराब हो जाए। नेक्स्ट हमारी फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसमें वो कहता है कि हर सिटीजन को ये राइट है कि वो पीसफुली और विदाउट आर्म्स के कहीं भी अपने आप को असेंबल कर सकते हैं, कितने भी लोग असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि आपके पास राइट है, आप कोई पब्लिक मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं, कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, बट इसकी कंडीशन क्या है कि ये फ्रीडम कहाँ पे हो सकती है, किसी पब्लिक लैंड पे होगी, और जो हम असेंबली, जो लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं वो क्या होंगे, पीसफुली इकट्ठे होंगे और अनआर्म्ड होंगे, बिना किसी हथियार के असेंबल होंगे। इस फ्रीडम ऑफ असेंबली में जो हमारा प्रोविजन है हमें प्रोटेक्ट नहीं करता किसके खिलाफ, कि भाई हम असेंबली कर रहे हैं उसमें वॉयलेंट हो रहा है, कोई डिसऑर्डर मच गया, कोई दंगे फसाद हो गए, या फिर कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे हमारी पब्लिक पीस को हार्म हो रहा है, ठीक है, या फिर हम ऐसी असेंबली कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास हथियार है, तो ये प्रोविजन हमें उसके खिलाफ ना तो कोई फ्रीडम देता है और ना ही हमें वो प्रोटेक्ट करता है। और इस राइट में हमारा राइट टू स्ट्राइक इंक्लूड नहीं होता, हमारे पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है। अब इस फ्रीडम की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, मींस स्टेट हमारे फ्रीडम ऑफ असेंबली पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस ग्राउंड्स पे, दो ग्राउंड पे। पहला क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की जो एकता है उसको क्या कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या है कि हमारा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, वो हमारा खराब नहीं होना चाहिए। सपोज हमने कोई असेंबली इकट्ठी कर ली है, ठीक है, हम लोग ग्रुप इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से हमारा क्या है, कोई ट्रैफिक मेंटेनेंस वो खराब हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में स्टेट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। हमारा सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये कहता है कि एक मैजिस्ट्रेट क्या है, किसी भी असेंबली, मीटिंग या फिर प्रोसेशन को रोक सकता है अगर उसको लग रहा है कि इस प्रोसेशन से क्या है, कोई रिस्क हो रहा है ह्यूमन लाइफ को। अगर ह्यूमन लाइफ को कोई खतरा है, उनकी हेल्थ को खतरा है, कोई हमारी सेफ्टी को खतरा है, या फिर पब्लिक में क्या है, उसकी पब्लिक का पीस जो क्या है डिस्टर्ब होने वाला है, या फिर कोई दंगे फसाद होने वाले हैं, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसी कोई भी संभावना लगती है तो वो हमारी असेंबली, मीटिंग या प्रोसेशन को क्या है, उस पर रोक लगा सकता है। फिर हमारा आता है सेक्शन 141 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी असेंबली जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग हैं वो अनलॉफुल मानी जाएगी। कौन सी कंडीशंस में, ये 5 कंडीशंस में। अगर उस असेंबली का ऑब्जेक्ट क्या है, किसी लॉ या फिर कोई लीगल प्रोसेस जो चल रहा है उसको रोकना, कहीं ये लॉ एग्जीक्यूट ना हो जाए, ये लॉ लागू ना हो जाए,
उसको अगर वो असेंबली रोक रही है तो हम उसको अनलॉफुल मानेंगे। ठीक है। दूसरी इसमें क्या प्रोविजन है, वो कहता है टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन। अगर कोई असेंबली इकट्ठी की गई है कि किसी बंदे की जाके हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पे इलीगल अपना हक जमाएंगे, तो उस केस में भी इसको क्या कहा जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा उस असेंबली को। अगर कोई असेंबली कोई क्रिमिनल एक्ट करने जा रही है या कोई चोरी वगैरह करने जा रही है तो उस केस में भी वो अनलॉफुल है। ठीक है। कोई इलीगल एक्ट कर रही है किसी को, या फिर किसी दूसरे पर्सन को फोर्स कर रही है कि वो भी हमारा साथ दे कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या फिर वो गवर्नमेंट को डराने के लिए या फिर उनके ऑफिशियल्स को डराने के लिए वो क्या है, असेंबली इकट्ठी की गई है, तो इन पांचों कंडीशंस में उस असेंबली को अनलॉफुल माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इस राइट में कहा गया है कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास यह राइट है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है, जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, सोसाइटीज़ हो गए, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, या किसी भी और तरह की बॉडी अगर आप फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड हैं। अब वो ये कह रहा है कि इसमें ना सिर्फ आप क्या है यूनियन या एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपके पास ये भी राइट है कि आप उस एसोसिएशन के साथ बने रह सकते हैं, उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस राइट पे भी क्या है, हमारी स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं। किस बेसिस पे लगाएगी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की एकता को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होनी चाहिए और मोरालिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ों को कोई भी खतरा है तो उस केस में हमारा स्टेट क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस फ्रीडम पे लगा सकता है। फिर इसमें कहते हैं कि सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस, सिटीजन के पास ये कंप्लीट लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो एसोसिएशन तो बना सकता है। ठीक है, ये फ्रीडम हमें फंडामेंटल राइट के थ्रू मिली है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो एसोसिएशन की क्या है, हमें रिकॉग्निशन हमारी सरकार से मिले। उसकी रिकॉग्निशन का राइट हमें फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ट्रेड यूनियन के पास कोई भी गारंटी एक्ट नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सकती है, या फिर उसके पास राइट टू स्ट्राइक है, या फिर उसके पास ये अधिकार है कि वो लॉकआउट डिक्लेयर कर सके। ये वाले राइट्स ट्रेड यूनियन को नहीं दिए गए हैं, सिर्फ वो उनको राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। वो अपनी यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कुछ भी फॉर्म ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। ये फ्रीडम क्या इंटाइटल करता है, ये कहता है कि हर सिटीजन हमारी इंडिया की पूरी टेरिटरी में पूरी आज़ादी के साथ मूव कर सकता है। वो क्या कर सकता है, किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा सकता है, ठीक है, या फिर विद इन स्टेट ही वो कहीं पे भी घूम सकता है। इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को देने का पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि एक नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना हर सिटीजन के अंदर, ताकि एक सिटीजन सिर्फ एक ही रिलीजन के साथ ना जुड़ा रहे, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जाए और हर रिलीजन को साथ जुड़ने की कोशिश करे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में भी हम कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, किस बेसिस पे, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब्स। अगर हमें लग रहा है कि कोई एरिया स्पेसिफिकली शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया है, या फिर हमारी किसी भी पर्सन की मूवमेंट से वहाँ के शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को कोई खतरा हो रहा है या उनकी कल्चर को कोई खतरा हो रहा है, तो उस केस में हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कुछ केसेस में या कुछ जगहों पे क्या है कि कुछ जगहों के जो ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ स्टेट के ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे आउटसाइडर की एंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। किस लिए, ताकि जो उनका कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, या जो भी उनका ट्रेडिशन है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लोटेशन से सेफ गार्ड किया जा सके, ताकि आउटसाइडर्स आके उस चीज़ को वॉयलेट या ख़राब ना कर दे। तो इसीलिए इस चीज़ पे हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट को भी हम क्या कर सकते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। किस बेसिस पे,
पब्लिक हेल्थ एंड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स पे। इट मीन्स उनका कहना ये था कि जो प्रोस्टिट्यूट है, हो सकता है उन्हें कोई डिजीज़ हो, ठीक है, और उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की वजह से वो डिजीज़ स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हो। तो पब्लिक हेल्थ और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल के ग्राउंड्स पे उन्होंने मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट को भी रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको वैलिड करते हुए क्या कहा कि मूवमेंट ऑफ पर्सन, जो भी एड्स डिजीज के साथ जो अफेक्टेड है, उनकी मूवमेंट क्या कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के भी दो डायमेंशन है। पहला है इंटरनल, मीन्स आप कंट्री के इनसाइड में ही घूम रहे हैं, अंदर ही अंदर विद इन द कंट्री आप मूव कर रहे हैं। दूसरा है एक्सटर्नल, मतलब आप कंट्री से बाहर जा रहे हैं या फिर आपको राइट है कि आप कंट्री में वापस भी आ सकते हैं। तो जो पहला डायमेंशन है हमारा इंटरनल वाला, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 19 सिर्फ पहले ही डायमेंशन को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19 क्या था, जिसमें हमारी ये 6 फ्रीडम्स दी गई थी, वो सिर्फ हमारे पहले डायमेंशन को प्रोटेक्ट करेगा। जो सेकंड डायमेंशन है एक्सटर्नल वाला, आउट ऑफ कंट्री वाला, वो किससे डील करेगा? वो करेगा आर्टिकल 21 से डील, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगली फ्रीडम है हमारी फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। इसमें क्या गया है कि हर सिटीजन के पास राइट है, वो अपनी कंट्री की टेरिटरी में कहीं भी जाके रिजाइड कर सकता है, रह सकता है, और किसी भी पार्ट में वो सेटल हो सकता है। अब इसको दो पार्ट में इस राइट को डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी कंट्री के पार्ट में जाके रह के आप वहाँ पे रह सकते हो, विच मीन्स आप क्या कर सकते हो, टेम्परेरी कहीं भी जाके स्टे कर सकते हो। दूसरा राइट क्या हो गया कि आप सेटल हो सकते हो किसी भी पार्ट में जाके, ठीक है, विच मीन्स आपका वो एक घर हो गया, डोमिसाइल, जो कि परमानेंट एड्रेस हो गया। सपोज हम किसी सपोज यूपी में रह रहे हैं, हमारा डोमिसाइल क्या है, यूपी का है, हमारा परमानेंट जो एड्रेस होगा उसमें यूपी का एड्रेस शो होगा। इट मीन्स ये नहीं कि हम कहीं टेम्परेरी जाके नहीं रह सकते। हो सकता है हम जॉब के लिए मुंबई गए हैं, वो हमारा क्या होगा, टेम्परेरी एड्रेस। हो सकता है कि 2 महीने बाद हमारी शिफ्टिंग हो गई तो हम बेंगलोर चले गए, वो हमारा क्या है, टेम्परेरी एड्रेस। तो हम कहीं भी जाके रिजाइड कर सकते हैं और किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। इस राइट का मेन पर्पस क्या था कि जितने भी हमारे विद इन द कंट्री जो भी इंटरनल बैरियर्स है उनको रिमूव करना, ठीक है, और एक नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करना, राष्ट्रीय एकता की फीलिंग को प्रमोट करना। अब इसमें भी क्या है, हमारा स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस बेसिस पे? पहला बेस क्या होगा, राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। या तो जनरल पब्लिक का जो है इंटरेस्ट वॉयलेट नहीं होना चाहिए, या फिर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है वो भी क्या है, कहीं जगहों पे आउटसाइडर के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो ट्राइबल एरियाज में जाके रिजाइड या सेटल नहीं हो सकते, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ताकि वहाँ के जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उनकी जो कस्टम है, जो उनका ट्रेडिशन है, उस चीज़ को हम क्या कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। कई जगहों पे कंट्री में ये भी एक रूल है कि जो ट्राइबल है वो अपने एरिया को अपने लॉज या अपने रेगुलेशंस के हिसाब से वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का राइट बना सकते हैं, ताकि जो उनकी लैंड है या जो उनके रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एरियाज में कुछ लोगों के लिए जाना बैन है। वो कौन से लोग हो गए, जैसे कोई प्रोस्टिट्यूट हो गया या फिर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया, जिनको आदत होती है कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करने की, उनके फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पे हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ये कुछ कुछ जो हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है वो राइट टू मूवमेंट की तरह लगता है, मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अगली हमारी फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इसमें कहते हैं कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास ये राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड बिजनेस वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट क्या है, ये बहुत ज़्यादा वाइड है। मतलब इसमें क्या हुआ कि अगर आप अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें इस फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्ट में इंक्लूड हो जाएगी।
अब इसके ऊपर भी स्टेट क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस बेसिस पे? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक पे। अगर कोई भी जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। आगे कहते हैं कि स्टेट के पास पावर है कि वो कोई भी प्रोफेशन के लिए या कोई भी किसी भी ऑक्यूपेशन के लिए ये कह सकती है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। सपोज अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। कोई आपको CA बनना है तो आपके पास CA की डिग्री होनी ज़रूरी है। तो ये स्टेट के पास पावर है कि कोई भी प्रोफेशनल अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसके पास वो डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड थिंग जो स्टेट के पास पावर है कि जो स्टेट है कोई भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस खुद भी कैरी कर सकती है, खुद भी उसको चला सकती है और ये डिसीजन ले सकती है कि उसको सिटीजन्स को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, कि उसको पार्टली इंक्लूड करना है सिटीजन को, कि पूरी तरीके से उसको सिटीजन्स को इंक्लूड उसमें नहीं करना है। आगे कहते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्शन है स्टेट के खिलाफ नहीं कर सकते। किस केस में? अगर स्टेट कोई भी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री या फिर कोई सर्विस, ठीक है, कैरी कर रहा है जो कि सिटीजन और उसके कंपटीशन में किसी दूसरे सिटीजन के खिलाफ वो अपना बिजनेस या ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स अगर वो कोई भी स्टेट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट चलाना चाहता है, सपोज हो गया न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट का कोई वो है, कोई ऑफिस है, अगर वो उसको कैरी कर रहा है, वो उस इंडस्ट्री को चलाना चाह रहा है तो उसकी स्टेट की मर्जी है कि वो सिटीजन को उसमें इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। स्टेट को अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट किसी भी बिजनेस के ऊपर अपनी मोनोपोली, अपना एकाधिकार जमा सकता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 20, दैट इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंसेस। ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के अगेंस्ट? कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब अनरीजनेबल या फिर कोई एक्सेसिव पनिशमेंट दी जा रही है किसी एक्यूज पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो कोई लीगल पर्सन हो, जैसे कि कंपनी और कॉरपोरेशन हो गई। अब इस आर्टिकल में 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला हमारा प्रोविजन है नो एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ। पहले हम बात करेंगे कि एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ है क्या चीज़। मान लीजिए 2020 में कोई कानून बनाया गया, ठीक है, वो कानून हमारे जो 2010 में हुई कोई चीज़ है या कोई एक्ट है उसको इफेक्ट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे जो 2020 में जो कानून बनाया गया है वो हमारा क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो पहला प्रोविजन कहता है कि नो एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, इट मीन्स कि कोई भी एक्ट हमने जो किया है जिस टाइम पे उसी के अकॉर्डिंग हमें सज़ा मिल सकती है। जो उस टाइम पे रूल बनाया गया था, जो नियम कानून बनाए गए थे, उसमें जो सज़ा लिखी गई है, जो पनिशमेंट लिखी गई है, वही हमें मिलेगी। किसी पुराने एक्ट को किया हुई कि पनिशमेंट हमें नए टाइम पे जो हमारा एक्ट या कोई कानून आया है उसके बेसिस पे नहीं मिल सकती। हम इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है। वो कहते हैं इसकी लिमिटेशन हम क्या है कि हम इसको सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे इम्पोज कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तभी हम ये लॉ क्या है उसके ऊपर लगा सकते हैं। किसी भी सिविल लॉ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सपोज कोई सिविल लाइबिलिटी है, मान लीजिए कोई टैक्स का कोई इशू होता है, आज की डेट में हमारे टैक्स रेट इंक्रीज हो रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हमारा टैक्स रेट कम था तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही अपना टैक्स भरूंगा। तो जो हमारी सिविल लायबिलिटी है या जो भी सिविल केस है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ हमारे क्रिमिनल लॉज इंक्लूड होते हैं। ये जो हमारा लॉ है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये प्रोहिबिट करता है कन्विक्शन और सेंटेंस को। इट मीन्स कि आप अगर आपने कोई सज़ा काट ली है अपने क्रिमिनल एक्ट के लिए तो आपको दोबारा जेल में नहीं डालेंगे या आपको दोबारा कन्विक्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ के लिए ये प्रोहिबिट करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर ट्रायल नहीं चल सकता। आपके ऊपर ट्रायल चल सकता है, आपको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा सकता है, बट वो आपको कन्विक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही वो आपको जेल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन है नो डबल जियो पार्डी। इट मीन्स कोई भी पर्सन
ठीक है, वो किसी भी एक क्रिमिनल एक्ट के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। अब डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है। किस केस में? उस केस में जहाँ पे हमारी प्रोसीडिंग किसी कोर्ट के आगे हो रही है या फिर जुडिशियल ट्रिब्यूनल के आगे हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हमारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चला रही है तो उसके खिलाफ हमें ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, जुडिशियल इन नेचर नहीं है। जो भी प्रोसीडिंग जुडिशियल इन नेचर होगी उसके खिलाफ ही हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है। सपोज हमने कोई घोटाला कर दिया, उसके खिलाफ हमारे खिलाफ क्या हो गया, कोर्ट में केस दर्ज हो गया, तो जो कोर्ट में केस दर्ज हुआ है उसके खिलाफ तो हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। बट जिस डिपार्टमेंट में हमने घोटाला किया, सपोज जीएसटी डिपार्टमेंट में किया, तो अगर वो डिपार्टमेंट अपनी कैपेसिटी में कोई प्रोसीडिंग चला रहा है उस केस में हमें ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। थर्ड प्रोविजन है हमारा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को टेस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब हम ये खुद बोल रहे हैं कि हाँ ये हमने ये वाला क्राइम हमने किया है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी पर्सन जो कि एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के अगेंस्ट, वो खुद के खिलाफ खुद विटनेस नहीं कर सकता कि ये चीज़ मैंने की है। सेल्फ इंक्रीमेशन के अगेंस्ट भी हमें क्या है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये कहाँ कहाँ तक एक्सटेंड है, बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई ओरल एविडेंस दिया, कि आपने बोल के बताया कि मैंने ऐसा किया था और मैं गिल्टी हूँ, मुझे सज़ा दीजिए, या फिर आप कोई खुद से ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मुझे पनिश कीजिए। ठीक है, जो ये वाली हमारी प्रोटेक्शन है ये कहाँ एक्सटेंड होती है, to only criminal proceeding, not to civil proceeding or proceeding which are not criminal in nature। वो कहते हैं कि सिर्फ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके खिलाफ ही हमें प्रोटेक्शन मिलेगी, ना कि सिविल प्रोसीडिंग के खिलाफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस एक्ट में बोला गया कि कोई भी पर्सन से, किसी भी पर्सन से हम उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी का राइट नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट किस केसेस में, जहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जहाँ पे कोई लॉ है जो ऐसा कह रहा है कि ये चीज़ हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है, उस केस में हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है उनसे छीन सके। अब ये राइट कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन ये दोनों के लिए अवेलेबल है। एक बहुत फेमस केस हुआ था ए के गोपालन केस। ये जो ए के गोपालन जी थे ये क्या थे, कम्युनिस्ट के एक लीडर थे। ठीक है, इनको डिटेन कर दिया गया मद्रास जेल में अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इन्होंने अपनी डिटेंशन को चैलेंज किया ये कहते हुए कि मेरी सिविल लाइबिलिटी को हैम्पर किया गया है, क्योंकि उनके पास इक्वालिटी ऑफ लॉ है, उनके पास ये राइट है कि वो अपनी लाइफ और अपनी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट उन्होंने इस बात को कहते हुए अपनी डिटेंशन को चैलेंज किया। बट एससी ने ये सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जामिन करते हुए कहा कि उनकी जो डिटेंशन हुई है ना वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब उनकी डिटेंशन किसी लॉ के तहत हुई है। कौन सा लॉ था वो, प्रिटेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। इस लॉ के तहत उनको जेल में डाला गया है और उन्होंने उनके इस चैलेंज को, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स जो हमारी स्टेट है वो हमारे राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को क्या कर सकती है, कभी भी क्या कर सकती है, उसको छीन सकती है हमसे। किस बेस पे, किसी भी लॉ के बेस पे। अब वो लॉ चाहे अनरीजनेबल हो, अनफेयर हो, अनजस्ट हो, ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अब जो क्या है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत उन्होंने कोई लॉ बना दिया है, अब वो चाहे फेयर हो, अनजस्टिस हो, उसके अकॉर्डिंगली उनकी क्या है, डिटेंशन की गई थी। फिर एक नेक्स्ट केस हुआ, वो था मेनका गांधी केस 1978 में। इस केस में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा राइट टू लिबर्टी और पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है उसको हम छीन सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं किसी भी लॉ के द्वारा, कोई भी लॉ बना के। बट वो लॉ कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, तभी हम किसी पर्सन की लिबर्टी को, ठीक है, या उसकी पर्सनल लिबर्टी को हम डिप्राइव कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21
ठीक है। हर उस पर्सन को अवेलेबल होना चाहिए, ना कि सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ, बल्कि आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ भी ये हमें अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स अगर कोई अनरीजनेबल कोई लॉ बना देता है, उसके खिलाफ भी ये हमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। या फिर कोई अनरीजनेबल एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रहा है, कोई भी अनरीजनेबल कोई चीज़ लागू करवा रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ भी हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट प्रोवाइड करेगा क्या, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन सारे बच्चों को जिनकी एज क्या है 6 से लेके 14 ईयर्स के बीच में है, उन सबको क्या मिलेगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। ये जो प्रोविज़न बनाया गया था ये सिर्फ हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए था, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, ना कि कोई हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है। ये प्रोविज़न कब ऐड किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। इसी के साथ साथ आर्टिकल 51A के तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी। वो ड्यूटी क्या थे, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बोर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। की हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि जो उनके बच्चे हैं 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बीच में उनको क्या करें, वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। आर्टिकल 21A के चलते ही पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था क्या, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। ये एक्ट क्या कहता था कि हर चाइल्ड को, ठीक है, एक एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनका क्या हो सके, एक स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है, उनको सोशल जस्टिस मिल सके, इक्वालिटी हो सोसाइटी में, जिससे हमारी क्या ह्यूमन सोसाइटी बेटर बन सके। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आर्टिकल हमें प्रोटेक्शन ग्रांट करता है, किसी भी पर्सन को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है जो कि अरेस्ट किया गया है और डिटेन किया गया है। अब अरेस्ट के हैं टू टाइप्स के हो गए, सिविल एंड क्रिमिनल अरेस्ट। किसी ने कोई सिविल चीज़ इशू क्रिएट किया है तो उसके लिए सिविल अरेस्ट हो गया, किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उसके लिए क्रिमिनल अरेस्ट हो गया। फिर डिटेंशन भी आगे टू टाइप्स की होगी, प्यूनिटिव एंड प्रिटेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को उसके ऑफेंस के लिए अगर हमें पनिश करना हो तो हम उसको ट्रायल के लिए लेके जाएंगे, फिर हम उसको कोर्ट के सामने रखेंगे, फिर ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई उसको अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीन क्या है कि हम किसी भी पर्सन को डिटेन कर रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि ये पर्सन क्या कर सकता है, इन फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है या कोई ऑफेंस कर सकता है क्योंकि इसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है, तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेते हैं बिना किसी ट्रायल या फिर कोर्ट की परमिशन के। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए करते हैं, ठीक है, अपने शक के बिना पे कहीं कहीं ये पर्सन कुछ ऐसा काम ना करते हैं नियर फ्यूचर, इसलिए हम उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन को करते हैं। अब आर्टिकल 22 के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से एंड सेकेंड पार्ट डील करता है हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है और डिटेन किया है उसके पास कुछ राइट्स हैं अंडर एन ऑर्डिनरी लॉ। वो राइट्स क्या हैं कि उस पर्सन को इन्फॉर्म किया जाए कि इस बेसिस पे आपका अरेस्ट किया गया है। दूसरा राइट ये है कि वो अपने लिए अपने डिफेंड के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर रख सकता है, मतलब लॉयर कोई अपॉइंट कर सकता है। अगर वो लॉयर अपॉइंट करने की कैपेसिटी में नहीं है तो उसको एक गवर्नमेंट लॉयर भी मिल सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि उसके पास राइट है, जब उसका अरेस्ट हुआ उसको लेके गया तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने हमें प्रोड्यूस करना होता है, उसके मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना होता है, एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, मतलब जर्नी के टाइम को
कम करके। सपोज हमने किसी ऐसे स्टेट में लेके जाना है किसी पर्सन को जहाँ पे जाने का टाइम ही 48 आवर्स का है, तो हम वो 48 आवर्स को रिड्यूस कर देंगे और उसके बाद कि हम टाइम को गिनेंगे कि विद इन 24 आवर हमें मजिस्ट्रेट के सामने उसको रिप्रेजेंट करना है। फोर्थ जो हमारा राइट है वो क्या है कि राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स, कहते 24 घंटे बाद हमें उस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा जब तक कि मैजिस्ट्रेट उसकी डिटेंशन को आगे एक्सटेंड ना कर दे। अगर मैजिस्ट्रेट बोलेगा कि हमें इसको अरेस्ट करना है, इसकी डिटेंशन एक्सटेंड करनी है, तभी हम उसको पकड़ के रख सकते हैं, वरना हमें आफ्टर 24 आवर्स उस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। आर्टिकल 22 का सेकेंड पार्ट हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के अगेंस्ट? वो पर्सन जो अरेस्ट किया गया है या जिसको डिटेन किया गया है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत, उसके अगेंस्ट हमें क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये प्रोटेक्शन किसको अवेलेबल है? सिटीजन एज वेल एज एलियंस। और इसमें क्या क्या हमें प्रोटेक्शन मिलती है या क्या क्या हमारे राइट्स हैं? वो कहता है कि जिस पर्सन को डिटेंशन मिली है वो डिटेंशन 3 मंथ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती, मतलब उसका मैक्सिमम टाइम ऑफ पीरियड क्या है, 3 मंथ्स। अगर एडवाइजरी बोर्ड जो बोर्ड है वो रिपोर्ट करता है कि जो इसकी डिटेंशन है वो बिल्कुल सही है और इसको एक्सटेंड किया जाए, तो ही हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वरना 3 मंथ से ज़्यादा हम उसको डिटेन नहीं कर सकते। अब इस बोर्ड में, एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होते हैं? एक जज, हाई कोर्ट केस में जजेस को शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो डिटेंशन का ग्राउंड है कि किस बेस पे उसको डिटेंशन मिली है, वो हमें उस पर्सन को बतानी पड़ेगी, ठीक है, उसको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। बट अगर कोई ऐसे फैक्ट हैं जिससे क्या है पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, तो हम उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये पावर भी स्टेट के पास है। थर्ड पॉइंट ये है कि जिस पर्सन को डिटेंशन मिली है वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, कि उसको बोलने का मौका दिया जाएगा कि आप अपनी रिप्रेजेंट करें, कि आप अपनी सफाई में कुछ कहें। अब आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को कुछ पावर ऑथराइज करता है। वो क्या पावर्स हैं कि पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे सर्कमस्टांस या फिर ऐसे केसेस बना सकती है जिसमें किसी भी पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा डिटेन किया जा सकता है अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर पार्लियामेंट चाहे कुछ लॉ में चेंजेस करके 3 से ज़्यादा मंथ के लिए किसी पर्सन को डिटेन कर सकती है बिना एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन की, उसके लिए उसको एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो कहते हैं पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मैक्सिमम पीरियड की कितने टाइम के लिए उसको डिटेन किया जाएगा वो भी अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में वो डिसाइड कर सकती है, कि वो कोई भी लॉ बना सकती है जिसके तहत वो उसका पीरियड चेंज कर सकती है, या फिर क्या प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा, वो भी क्या है पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकती है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने क्या करा कि जो ये पीरियड ऑफ डिटेंशन है ना, इसकी जो टाइम टाइम था 3 मंथ्स का, उसको रिड्यूस करके अब 2 मंथ्स कर दिया विदाउट द ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बॉडी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड का कोई ओपिनियन नहीं लिया और टाइम 3 मंथ्स से रिड्यूस करके 2 मंथ्स कर दिया। बट जो ये वाला प्रोविजन था ये कभी फोर्स में आया ही नहीं, तो इसलिए जो हमारा ओरिजिनल पीरियड है डिटेंशन का वो अभी भी 3 मंथ्स का ही कॉन्टिन्यू है। फिर आगे ये आर्टिकल कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाने का जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको डिवाइड किया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के बीच में। पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो कोई भी कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जो कि किससे कनेक्टेड है, कोई डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से कोई भी अगर लॉ या कोई भी रीजन कनेक्टेड है तो वो इसमें क्या है चेंजेस ला सकती है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो क्या है लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन को बना सकती है, कोई भी कानून ला सकती है। किसके साथ किस रीज़न की वजह से या किस पर्पस की वजह से, वो है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, की पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, हमारी जो सप्लाई है, जो सर्विसेज है, जो हमारी कम्युनिटी को ज़रूरतें हैं वो हमारी क्या पूरी होती रहे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई इंडिया में।
क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी जिसने प्रिवेंटिव डिटेंशन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया हो। बट इंडिया में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो ये था हमारा आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आज की इस वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम को डिस्कस किया, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक था। अब हम इसका एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। आर्टिकल 19 में हमारे 6 फ्रीडम थे जो हमारे सिटीजन्स को मिले। वो कौन से फ्रीडम थे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि बाद में डिलीट हो गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। फिर अगला राइट था प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। उसके बाद था हमारा आर्टिकल 20, जो कि कहता था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें 3 प्रोविजन थे: नो एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो डबल जियोपार्डी। फिर था हमारा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके आगे 2 प्रोविजंस थे कि इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का आपको बेसिस बताना पड़ेगा, और दूसरा पॉइंट क्या था कि आपको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम का एक क्विक ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।